आज के शो में लाहौर ऑरेंज लाइन मंसूबा अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। बुनियादी तौर पर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस मंसूबे की प्लानिंग ही सही नहीं हुई। इसकी कीमत तकरीबन 260 अरब पे जा रही है और इसका तकरीबन जो अगर आप देखें 20 अरब रुपए पर ईयर हर साल इस गवर्नमेंट को सूद की मार में अदा करना पड़ेगा। तो ये सारा पैसा कहाँ से आएगा और ये प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? मुमकिना नुकसानात की निशानदेही अजाले के लिए मुमकिना इंसदादी इक़दामात क्या? हिफाजती इक़दामात, इब्तिदाई मॉनिटरिंग, मुमकिना नुकसान की सूरत में हिकमत अमली क्या? वो सिर्फ यही थी कि किस टर्म्स पे ये लोन निगोशिएट करें और हम इंश्योर कर रहे हैं क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं पंजाब गवर्नमेंट टू द एक्सिम बैंक ऑफ चाइना और उसके अंदर एक सीक्रेसी क्लॉज है फॉर सर्टेन टाइम। इट विल बी मेड पब्लिक, उसको भी हम नहीं रोकेंगे, लेकिन ये मैं इंश्योर करता हूँ कि इट इज निगोशिएटेड ऑन द बेस्ट टर्म्स। इससे सस्ता लोन आज तक किसी फॉरेन बैंक के साथ सॉवरेन सिलिंग से लिया नहीं गया। ऑरेंज लाइन मंसूबा केस काबिल कबूल हल क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। ऑरेंज लाइन केस प्रोग्राम जब हमने शुरू से इसको लेकर चले, जब ये मामला इसकी ट्रांसपेरेंसी का था, शफाफियत के हवाले से सवालात उठ रहे थे। इस मामले के बाद शफाफियत के बाद जिसके अंदर बहुत से नुकात थे कि इस हवाले से कि जो लोन एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो एग्रीमेंट्स चाइना के साथ एक्सिम बैंक के साथ हुए हैं, उनकी तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई हैं। किस शरह सूद पर यह लोन तय किया गया है, क्या इंस्टॉलमेंट रेट रखा गया है। इसके अलावा तरजीहात पर बात हुई। तरजीहात पर यह बात हुई कि जो एक मंसूबा 250 अरब तक जिसकी लागत जा रही है, उस 250 अरब में कितने 100 स्कूल बन सकते हैं, कितने अस्पताल बन सकते हैं पंजाब में, जहां सेहत की सहूलियात का और स्कूल की बुनियादी सहूलियात में बहुत काम होना जरूरी है। वहां पर यह इन्वेस्टमेंट अगर इस तरफ डाइवर्ट हो जाती तो कितना फायदा फलाह बहबूद आवाम का हो सकता था। पंजाब हुकूमत की प्लानिंग पर भी सवालात उठे कि लैक ऑफ प्लानिंग, मिस कैलकुलेशन, सब्सिडीज, टैक्स एग्जेम्पशंस, ये तमाम वो चीजें हैं जिस बुनियाद के ऊपर इस मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाया गया। और अगस्त के अंदर ही लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इसकी तामीरात चंद जगहों पर जहां पर तारीखी विरसे को नुकसान पहुंचने का खदशा था उसको रोक दिया गया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने जाकर कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर समाअत हुई और समाअत के बाद आज फैसला महफूज हुआ। आगे होने क्या जा रहा है प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट की मिस कैलकुलेशन को लेकर आज फिर बात होगी। यकीनी तौर पर जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनकी तनकीद का जवाब क्या है, प्रोग्राम में सवाल उठाए। बहुत सारे नुकात जो इकोनॉमिकली भी हैं, जो फाइनेंशियली भी हैं और लीगली भी हैं, जिन पर आज बात होगी प्रोग्राम में। बेनकाब करेंगे उन फैक्टर्स को। मेरे साथ रहेगा अब तक पर। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। बुनियादी तौर पर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस मंसूबे की प्लानिंग ही सही नहीं हुई। इसकी कीमत तकरीबन 260 अरब पे जा रही है और इसका तकरीबन जो अगर आप देखें 20 अरब रुपए पर ईयर हर साल इस गवर्नमेंट को सूद की मार में अदा करना पड़ेगा। तो ये सारा पैसा कहाँ से आएगा और ये प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, वो मंसूबा जिसको मेगा मंसूबा कहा जाता है, जिस पर 250 अरब रुपए लागत आ चुकी है, जिसकी बेसिस के ऊपर अगर उसको ऑल्टरनेट किया जाता है इस इन्वेस्टमेंट को, तो 50 नए अस्पताल, 500 सेकेंडरी स्कूल बन सकते थे सुबह पंजाब में। लेकिन इस मंसूबे पर पंजाब हुकूमत कायम है, इलेक्शन से पहले खत्म करना चाहती है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब पिटिशनर भी हैं और इस केस को लेकर आगे बढ़े हैं, इस पर आवाज उठाते रहे। ऑरेंज ट्रेन के मामले के ऊपर तनकीद भी की है और तनकीद जो उनकी होती है उस पर सवाल भी इनसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब सीनियर माशी तज्ज़िया निगार प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब हमारे साथ हैं। मियां महमूद रशीद साहब ऑपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे और असद खरल साहब सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। पहले अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर, ये मामला अब महफूज हुआ, फैसला आखिरकार
आपको क्या लग रहा है इस वक्त होगा क्या इस समात के हवाले से? और जो मिस कैलकुलेशन जिसका हवाला बार बार दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जी ये कैलकुलेट सही नहीं किया इन्होंने इस प्रोजेक्ट को, वो कितना आया हुआ इस पूरे मामले में जो समात हुई है और बिलखुसूस जो स्टे के बावजूद कंस्ट्रक्शन पीछे हो गई है, वो उससे कितना असर पड़ेगा इस केस पर? अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया। आज अदालत के सामने जो बात हम लेके गए थे, यही कहना चाह रहा था कि जो रेगुलेटरी कैप्चर के हवाले से डीजी आर्कियोलॉजी ले लें या डीजी EIA के हवाले से ले लें, और नेस्पाक जो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर है, जो कंसल्टेंट है बेसिकली, ये उनके हवाले से ये सारे मामला अदालत के सामने ले गए। कैलकुलेशन जितनी भी की थी वो सारी हेर से के ऊपर थी। आज बाकायदा प्रेजेंटेशन करके वो साबित किया गया कि जो पैमाइशें की गई हैं वो पैमाइशें पिलर से की गई हैं, जबकि पैमाइशें राफ्ट से होनी थी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो विरसा के हवाले से आज तो हैरानकुन बात ये आई कि अदालत के सामने सवाल पूछा कि आपने क्या बुनियादों के हवाले से देखा कि बुनियादें कितनी दूर है? उन्होंने कहा ये हम कर लेंगे। उन्होंने कहा बिल्डिंग की कंडीशन के बारे में पूछा, ये भी हम कर लेंगे। हम महफूज करने के हवाले से सारे, यानी अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे विरसे को यानी बचाने के हवाले से कोई ना कोई अमल किया गया हो। इसी तरह यूनेस्को रिएक्टिव कमीशन का जो आना था यहाँ पर आके, जिन्होंने बाकायदा इसकी स्टडी करनी थी, उनको भी आने देने के हवाले से बात भी सामने आ गई। और आज अदालत के सामने 2-3 चीज़ों का बड़ा वाज़ेह तौर पर इकरार आ गया कि 2 ऐसी बिल्डिंग हैं जो बराह रास्त ज़्यादा मुतासर होंगी। तो आज अदालत के सामने जो लेके गए थे विरसा के हवाले से कि इन्होंने कोई स्टडीज नहीं की है, और सिर्फ जो मामला है ना, और एक चीज़ सफियान साहब आप लेकिन सर मुझे एक बात बता दें, माफिया से ताल्लुक नहीं है। आज अदालत के सामने सर क्या इसको खत्म तो नहीं है। सर ये कहते हैं 61% काम हो चुका है तो इसको खत्म तो नहीं कर सकते अजहर सिद्दीक साहब? ये मतलब ये कह देना कि इसको रोल बैक कर दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट को, जब आप कहते हैं, आपकी मैंने इंटरव्यू सुना, आपने कहा स्टे के बावजूद काम हुआ है, तो सर अगर काम 61% हो गया है तो अब इसको रोल बैक तो नहीं किया जा सकता प्रोजेक्ट को? ये आपको लगता है ऐसा हल होगा कि ऐसा यकीन सामने आ सकता है क्या सिद्दीक साहब? नहीं, देखिए अदालत के सामने हमने आज बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है, जो MV एशिया ने जो पहली रिपोर्ट दी थी 7.2 किलोमीटर टनल टेक्नोलॉजी। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर आपको पंजाब के हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, रिलायबल, ZKB, ये वो नाम है जो चेहरे नजर आएंगे जिनका हुक्मरानों से या LDA के लोगों जो करता जाता है उनसे ताल्लुक है। अब ये जो कि ये टनल नहीं बना सकते थे, इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के हवाले से 7.2 किलोमीटर टनल टेक्नोलॉजी जो है ना, टनल बोरिंग मशीन, हमने आज कोर्ट के अंदर दिल्ली मेट्रो ट्रेन के हवाले से जो जामिया मस्जिद के नीचे से तकरीबन 10 किलोमीटर ये ट्रेन गई है ज़ेरे ज़मीन, और लोगों और किसी को पता तक नहीं चला और कोई विरसा मुतासर नहीं हुआ। हम आज अदालत में यही कहा है कि ज़ेरे ज़मीन इसको ले जाए, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है, हम ये प्रोजेक्ट नहीं रोक। वो शफाफियत का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, वो हम अपनी जगह चलेंगे, लेकिन यह विरसे की हद तक अगर जाना चाहते हैं, ये 2 जितनी जगह बन चुकी हैं, यानी GT रोड पे, GT रोड से पीछे जितनी बन चुकी है वहां तक चलाएं इसको, और बाकी जो जगह है ना वहां पर आप छोड़ दें और वहां जेरे जमीन बाद में बनती रहेगी। हमने देखिए बड़ा वायबल सोल्यूशन अदालत के सामने दिए हैं और यह साबित किया है। आज तो जनाब जो जज बेंच हेड कर रहे थे उनकी तरफ से बात पर आया कि यहाँ नेस्पाक जो है ये कोई कॉम्प्रोमाइज लगता है, इनका कोई इंटरेस्ट है, कि स्टेक है, और वो स्टेक असद खल के पास भी काफी तफसीलात मौजूद है कि वो किस हद तक है। यानी मैंने अदालत में ये भी बताया कि असद खल भी साथ है मेरे, असद साहब भी साथ हैं। मैं बात खत्म जी, अच्छा कर ले आप सर, बात कंप्लीट कर ले अपनी असद सिद्दीक साहब जो आप कह रहे हैं। जी अजहर सिद्दीक साहब प्लीज बात मैं आप भाई एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर अदालत के सामने बताई कि हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एक कॉन्ट्रैक्टर है एलिवेटेड एक्सप्रेस में, उनके वकील एक रिप्रेजेंट करते थे। लाहौर हाई कोर्ट में जो मेट्रो में आए वो LDA के वकील बन गए, और आज अब जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो नेस्बाक के वकील बन गए। बुनियादी तौर पर ये सारे आपस में मिले हुए हैं, कोई इंडिपेंडेंट या कोई ऐसा बंदा अवेलेबल नहीं है जो मेरिट पे, जो शफाफियत की बुनियाद पर सिर्फ विरसे के हवाले से भी और बाकी काम भी सारे देख सके। और ये वो सारा चीज है कि यानी नैब खामोश बैठी है, तमाम इदारे सर ये नैब FIA पर तो मैं आता हूं, लेकिन आज तक ये इलेक्शन से कितना ताल्लुक है? असद खरल साहब, ये इलेक्शन से पहले कंप्लीट होना है कहा जाता है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि दिखाया जाए इस मंसूबे को, तो खरल साहब इसमें खराबी क्या है? अगर हुकूमत चाहती है, क्योंकि इससे पहले मेट्रो आई थी, अब अगर ऑरेंज ट्रेन आती है
और वो उस बुनियाद पर अगर इलेक्शन में आगे जाके इसको प्रोजेक्ट करती है पंजाब गवर्नमेंट असद खरल साहब, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इसमें मसला क्या है आखिरकार? आपको क्या लगता है क्या गलत हो रहा है इस प्रोजेक्ट में खरल साहब? कि गलत तो पहले दिन से इसमें एक तो आसार कदीमा के हवाले से जो है हमारे, दूसरा ये है कि शफाफियत का पहले दिन से इसमें मसला जो बुनियादी तौर पर यही आ रहा है कि 270 अरब रुपए से तजावज कर गया ये मनसूबा। और इसके अंदर जो फर्म्स हैं, इन फर्म की टोटल लाइफ है 8 साल से ज्यादा किसी फर्म की लाइफ नहीं है। इसमें खास तौर पे लाहौर मेट्रो बस के प्रोजेक्ट की बात अगर करें या ऑरेंज मेट्रो ट्रेन की बात करें, वहां पे आपको 2-3 जो फर्म्स नजर आएंगी, हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, रिलायबल के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ZKB है, AKB है, और इस तरह की ये जो फर्म्स है इनकी लाइफ टोटल 8 साल से पहले इनका कोई प्रोफाइल नहीं है। अब जो ZKB है वो 200 अरब रुपए के काम है, जिसके पास 2004-05 में 2 करोड़ से ज्यादा के काम नहीं होते थे। इसी तरीके से रिलायबल जो है उसका जो है वो 50 अरब से ज्यादा उसके काम है। ये सारे मंसूबे जितने भी हैं इसमें LDA जो है उसकी मिलीभगत शामिल है, इसमें नेस्पाक की मिलीभगत शामिल है, क्योंकि नेस्पाक की या तो इनकम्पिटेंसी है कि जितने प्रोजेक्ट हैं आप कोई एक प्रोजेक्ट अगर पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है तो सर नैब इस प्रोक्योरमेंट रूल्स को देखती है, पेपरा कवानीन को देखती है, अगर तो वो तमाम मामला हुआ जी। पेपरा सिर्फ सिंध की हुकूमतों के लिए है, नैब सिर्फ सिंध, KPK और बलूचिस्तान के लिए हरकत में आता है। पंजाब के ऊपर जो है, पंजाब हुकूमत के ऊपर नैब जो है वो कभी आपको हरकत में नजर आता नहीं दिखाई। सर इससे पहले मेट्रो बस का केस पंजाब गवर्नमेंट का, इसके अलावा जो राना मशहूद साहब के केसेस चल रहे हैं, इस पर वीडियो आई थी सामने। सिर्फ एक मैं आपको मेट्रो बस की सिर्फ बता देता हूँ, 18 अरब रुपए की करप्शन हुई है। ये आप कागज निकाल ले और इसी वजह से जलाया गया रिकॉर्ड, बंदे भी वहां पे आपने देखा जाम बाग हुए। मामला ये है कि मेट्रो बस के 8.5 किलोमीटर का जो एलिवेटेड था जो प्रोजेक्ट का, उसको 3 पार्ट्स में दिया गया, 3 फर्म्स को ठेका दिया गया, सेम डिजाइन और सेम उसकी कॉस्ट थी, 3 और 4% का फर्क था। एक फर्म को 1 अरब रुपए की पेमेंट की गई, दूसरी फर्म को उसी काम की उसी स्पेसिफिकेशन की 2 अरब की गई और तीसरी फर्म को 3 अरब की गई। इसी तरीके से ये सारा मामला जो हो रहा है, और ये तो सीधा केस नैब में है ना असद खरल साहब, वो नैब क्या कर रही है उस केस पर? वो तहकीकात नैब में, ये तो मैंने लाहौर मेट्रो बस की बात की है, नैब तो सोई हुई है वहां पे लंबी तान के। नैब के अंदर तो लाहौर के अलावा मेट्रो रावलपिंडी इस्लामाबाद का केस भी मौजूद है। नैब की रिपोर्ट पे ये लिखा हुआ है साफ तौर पर, वाजे तौर पे, कि जो एलिवेटर थे, जो एक्सीवेटर थे, ये ज्यादा महंगे तरीन रेटों पे यूरो में पेमेंट हुई है चाइनीज कंपनी को, और वो सब स्टैंडर्ड थे। आपने देखा किस तरीके से इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो के क्रैश किस तरह नजर आए। ठीक है, ये सारी चीजें नैब में पड़ी हुई है। मैं इकरामुल हक साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपकी इस पर जहन में आपके सामने सवाल ये रखना चाहूंगा सर, क्योंकि ये जो हम बोलते हैं 250 अरब का प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, इसके आगे गवर्नमेंट को तो यकीनी तौर पर वो कहती है हम लोगों का फला चाहते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले, उनको सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट हम फराम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है इस वक्त इकरामुल हक साहब। सर ये इस फैसिलिटी को हेल्थ और एजुकेशन पर स्पेंड किया जा सकता था इकराम साहब? कितना ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में ये कितना ज्यादा मुफीद हो सकता था आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन पंजाब में वहां तक पहुंचता? इकरामुल हक साहब, क्या आपकी कैलकुलेशंस हैं इस बारे में कुछ? हाँ जी, यकीनी तौर पर आपने देखा कि जिस सूबे के अंदर करोड़ों बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो, वो स्कूल ना जा पा रहे हो, जहाँ हेल्थ की इतनी बुरी कंडीशन हो, वहाँ इस तरह के मंसूबे जो कि बदनवानी का शिकार भी हो, जिसमें शफाफियत भी ना हो, जिसमें नाहली भी हो, तो बहुत अफसोस का मुकाम है। और इसके बावजूद देखें कि वो एक गलत जो है मंसूबे को, जिसको उससे बहुत बेहतर ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती थी, लाहौर के सारे कदीमा को भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये पैसा कहीं अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता था। इससे बहुत कम कीमत पर जो थे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जा सकती थी, और मगर उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा और इसको अब अपनी इना का मसला बनाया हुआ है कि शायद यही मंसूबा है जो ये ज़ाहिर करेगा कि उन्होंने कोई ऐसी अचीवमेंट कर ली है ये शायद मुग़ल बादशाह जो थे वो करते थे, जिसका आवाम के साथ तो कम ताल्लुक़ होता था, मगर उनकी अपनी जो शान व शौकत होती थी उसको साबित करने का ज़्यादा मसला था। मेरी नज़र में यहाँ मुआशी तज्ज़िया करने से ज़्यादा आप इनके माइंडसेट को देखिए कि इन्होंने किसी भी मुआशी जो तज्ज़िया नगार थे या एक्सपर्ट थे इस काम के, उनको नहीं बुलाया,
और इतना बड़ा पैसा स्टेक पे लगा दिया और अब एक हर तरफ से इन पे तनकीद भी हो रही है, मगर वो टस से मस नहीं हो रहे और ये समझ रहे हैं कि वो जो कॉस्ट एनालिसिस वो करते हैं और वो कहते हैं केपी के गवर्नमेंट भी इवेंचुअली मेट्रो पर आई और उनकी कॉस्ट हमारी कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट थी। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं, इकरामुल हक साहब अभी भी रिसेंटली जब केपी के हवाले से ये मामला उठा था तो वो कहते हैं हमें तो कॉपी करते हैं, हमारे गवर्नेंस स्टाइल को लोग कॉपी कर रहे हैं, आखिरकार जो हम कर रहे हैं उसको कॉपी पूरे क्या पता हम देखें अगले इंतखाबात में केपीके के अंदर इस तरह की कोई ट्रेन मंसूबा बन रहा हो, सिंध में बन रहा हो, तो लोग तो कॉपी कर रहे हैं उनको, तो वो तो खुश हैं इसमें। इकराम साहब नहीं, देखिए ये फजूल की बातें जो हैं वो की जाती हैं। अगर उन्होंने कोई फ़ैसला किया है और उसमें भी कोई शफाफियत ना हो, वहाँ कोई पेशावर के सारे कदीमा को नुकसान हो, तो हम यहाँ बैठे हुए उन पर भी तनकीद करेंगे। अब बिला मकसद यहाँ पे तो आप देखिए कि ये लाहौर के बहुत बड़े जो मसला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उसको भी हल नहीं कर रहा, इसके ऊपर जो पैसा लगाया जा रहा है वो भी इस कदर ज़्यादा है कि उससे कई ज़्यादा बेहतर हम लोगों को सेहत की, स्कूल की और इस वक्त जो बहुत बड़े हमारे यहाँ प्रॉब्लम है उनको हल किया जा सकता था। मगर जैसा मैं कह रहा था कि ये शहाना माइंडसेट को जाहिर करता है कि वो ये चाहते हैं कि जो मंसूबा वो कंसीव कर ले उसके ऊपर सारे जो बादशाह के सामने जो है वो सरनगू हो जाए और तनकीद का किसी किस्म का बर्दाश्त करने का रवैया और मादा उनमें बिल्कुल नहीं है। नहीं तो इकराम साहब आपकी नज़र में फिर ये जो आप ऑल्टरनेट सोल्यूशन कहते हैं, इससे चीप सोल्यूशन क्या ऑल्टरनेट था इस पर जो दूसरी दुनिया में भी इस पर चल रहा हो, दूसरे ममालिक में भी ऐसा देखा गया, कौन सा सोल्यूशन था इकराम साहब जो आपकी नज़र में जिसकी 250 अरब की जगह उसको यूटिलाइज किया जा सकता था? जी देखिए, इसके बारे में तो बहुत सी स्टडीज़ मौजूद थी। सैन डिएगो के प्रोफेसर जो वहाँ मसला हल किया गया था ट्रांसपोर्ट का, हमसे इसी तरह लाहौर की आबादी का वहाँ मसाइल थे और उन्होंने वहाँ जाकर उसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसी तेज़ रफ्तार जो थी, एक साइड के ऊपर ट्रैम और दूसरे मंसूबे दिए जिससे सारा शहर आपस में ना सिर्फ वो कनेक्ट हुआ बल्कि लोगों को इतनी अच्छी सहूलियात मिली। काश वज़ीर आज़म साहब कभी, वज़ीर आला साहब कभी जाकर सैन डिएगो का मॉडल भी देख लें, वो मैक्सिको उन जगह का भी देख लें जहाँ लोगों ने अच्छे सॉल्यूशंस पैदा किए हैं। मगर वो कहीं चीन गए थे, उन्होंने वहाँ एक बड़ी तेज़ रफ्तार शहर के अंदर चलती हुई मेट्रो देख ली। अभी हमारे हमसाया मुल्क में जैसे कि अजहर सिद्दीक साहब ने फरमाया, उन्होंने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद कि हमने चूँकि नई पुरानी दिल्ली के अंदर भी ये लेकर जानी है और उन्होंने टनल के ज़रिए उसको लेकर गए, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। अब आपने किसी किस्म की जो स्टडी नहीं की, अब उसको आप जस्टिफाई ही नहीं किसी तरह कर सकते कि आपने एक बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा किया है और उसको वो मान लें और इसको दुरुस्त कर लें तो अच्छा होगा। अच्छा, अगर आप इजाजत दें मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं। सर मैं एक चीज आपने जो आज हल कोर्ट में दिया ना अजहर सिद्दीक साहब, जो आपने हल दिया आज कोर्ट में वो जरा रिपीट करें। मैं असद खरल साहब और इकरामुल हक साहब का ओपिनियन उस पर लेना चाहूंगा। जो सोल्यूशन है यानी जो हल है इस मसले का, वो इकराम साहब आपने जो प्लीड किया आज कोर्ट में, व्हाट इज दैट? जी हमने अदालत में कहा है कि 7 किलोमीटर का टनल टेक्नोलॉजी मौजूद है और जो एमपी एशिया ने जो रिपोर्ट फाइल की, अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत जरूरी है आप उस पर चले जाएं। एक और चीज आपके सामने बता दूं, यहां जरूरत क्या पड़ी थी मेट्रो ट्रेन बनाने की? आप मेट्रो बस ही बना देते। मेट्रो बना बस इससे 6 गुना सस्ती है। आप जरा सोचे तो सही कि माइंडसेट इतना बड़ा, इतना जहाना है। आज आपने लाहौर के अंदर पिछले दिनों 200 स्पीडो बसें चलाई हैं। 4 साल आपने इस कौम को मारा है, जलील किया है, बसें चलाई हैं। इसका और एक हाल बड़ा वाज़ेह है कि आप रिंग रोड के करीब आप जाएं, रिंग रोड के करीब चला दें सारी, आपको नई सड़कें नहीं बनानी पड़ेगी। आपके पास रेल ट्रैक मौजूद है जो शादरा से वाघा बॉर्डर जाता है, स्टेशन से होकर और रायगढ़ तक जाता है। और दूसरा आपको यहाँ, और दूसरा देखिए एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मैंने जो कि स्टडी की है मेट्रो पिशावर के हवाले से, वहां 4,80,000 मुसाफिर सफर करने हैं। आप जरा सोचे, उन्होंने साइकिल स्टैंड बनाए, उन्होंने पार्किंग स्टैंड बनाए, उन्होंने वहां पर आगे प्रपोज किए हैं पार्किंग प्लाजा, यानी कल वो अगर वो मेट्रो चलाते हैं तो वो सेल्फ सफिशिएंट होगी, वहां से पैसा आएगा और सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ इस मेट्रो ये तो सफेद हाथी है, कल आपको 300 या 350 की टिकट है और 40 रुपया किराया रखेंगे, 12 अरब रुपया साल की सब्सिडी देनी है, वो कहां से निकालेंगे आप? और जो सूद देना है वो अलग है। और बुनियादी तौर पर देखिए, हम ये डेवलपमेंट, चले फर्ज करें ये डेवलपमेंट भी है, मैं नहीं मानता ये डेवलपमेंट, तो इसका हल और है। आप ट्राम चला सकते हैं, आप छोड़े, आप चाहते हैं ना कि इन एरियाज के अंदर जाना है तो ट्राम एक हल्की ट्रेन होती है जो कोई डिस्टर्ब नहीं करना था। अच्छा, आपने ज्यादा नहीं सब्सिडी का जिक्र किया, आराम से शहरी में ट्राम चला लें।
इकराम उल हक साहब, आपने अभी सब्सिडी का सुना है सर, ये इस पर जो अजहर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, इकराम साहब इसके अलावा जो टैक्स एग्जेम्पशन सीपैक के तहत इस पर हासिल हो रही है मंसूबे को, वो अलग है, उस कैलकुलेशन को शामिल करें उसकी कॉस्ट के अंदर और फिर उसमें सब्सिडी भी डालें एनुअली, फिर उसमें जो इंटरेस्ट कॉस्ट आपने एग्जिम बैंक से जो लोन हासिल किया है, तो ये इकराम साहब कितना बनता है मंसूबा, लागत कितनी आती है, टोटल कॉस्ट कितनी आती है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या कहता है इस बारे में? देखिए, उसको तो वो बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने क्या मुआहदात किए हैं, और उसको ऐसे सीक्रेट रखा हुआ है जैसे कि पता नहीं ये दो मुल्कों के दरमियान कोई दफ़ाई मुआहदा हो। ये तो एक कमर्शियल वेंचर था, आपको बताना चाहिए था, और ये इसको खुफिया रखने का वजह यही थी कि दरअसल इतने भारी उसको सूद के ऊपर कर्जा लिया गया। अगर ये लाहौर वालों को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए थी तो लाहौर वाले खुद अपना टैक्स पे करके अच्छी ट्रांसपोर्टेशन पैदा करें जो दुनिया में असूल होता है। आप पूरे पंजाब के अंदर आप देखें लोगों की गाँव के अंदर क्या हालत है, और आपको जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से 1 ट्रिलियन रुपया मिलता है उसको आप अल्ले तलल्ले करके उड़ाते हैं, और ये नहीं सोचते कि अगर आप लाहौर में सारा पैसा लगा देंगे तो बाकी जगहों पे जो पसमानदा इलाके हैं उनका क्या बनेगा। यानी कि ये पूरा ही इनका विजन फ्लॉड है, और हर तरह की जो है, अगर आप इसमें देखें कि ये फाइनेंशियली भी वायबल नहीं है, लॉन्ग टर्म के अंदर इसकी एक इतनी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और ये किसी तरह से भी आप इसको माशी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इससे बहुत बेहतर और सस्ते सॉल्यूशंस मौजूद थे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद एस्पेक्ट पर बात होगी लीगली, क्योंकि कौन एक मामला कोर्ट में है, पहले से फैसला महफूज हो चुका है। आखिरकार जो इसके एस्पेक्ट जिसके अंदर हेरिटेज विरसे के हवाले से नुकसान पहुंचने का अंदेशा खदशा था, उस हवाले से पहले से कैलकुलेशन क्या की गई थी, क्यों नहीं की गई थी, अगर नहीं की गई थी तो फाइनेंशियली तो हम आपको बता ही रहे हैं। इस प्रोग्राम में कुछ और सवालात, कुछ और अहम हकायक बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वो सिर्फ यही थी कि किस टर्म्स पे ये लोन निगोशिएट करें, और हम इंश्योर कर रहे हैं क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं पंजाब गवर्नमेंट टू द एक्सिम बैंक ऑफ चाइना, और उसके अंदर एक सीक्रेसी क्लॉज है फॉर सर्टेन टाइम, इट विल बी मेड पब्लिक, उसको भी हम नहीं रोकेंगे। लेकिन ये मैं इंश्योर करता हूँ कि इट इज निगोशिएटेड ऑन द बेस्ट टर्म्स। इससे सस्ता लोन आज तक किसी फॉरेन बैंक के साथ सॉवरेन सिंडिकेट से लिया नहीं गया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बेनकाब में हम बेनकाब कर रहे हैं आखिरकार वो क्या लैक ऑफ प्लानिंग थी, मिस कैलकुलेशन थी, क्या कह सकते हैं अब उसको, प्रायोरिटी सेट नहीं थी। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर इकराम उल हक साहब ने कहा बादशाहाना ज़हनियत है, आखिरकार वजह क्या है जी? ये 250 अरब का मंसूबा मुतनाज़ा क्यों इतना बन चुका है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, ट्रांसपेरेंसी के एस्पेक्ट से, लीगल एस्पेक्ट से, कोर्ट में जो समाअत हुई, जो मामला डिस्कस हुए, वकला ने दलाइल दिए, वो भी आप देख रहे हैं, जिसमें आसमा जहांगीर साहिबा भी हैं, दीगर अहम वकला भी हैं जो हुकूमत की तरफ से पेश हुए, उनके जवाबात भी हैं जिसके अंदर उन्होंने निशानदेही, उन्होंने कहा जी नुकसानात के अजाले के लिए हिकमत अमली क्या होगी। ये सवाल, हर तरह के सवाल उठे, बिलखुसूस इस बारे में कि जब वो ट्रेन गुजरेगी तो उससे जो इस पर जलजला जैसी कैफियत होगी, या उसके बाद जो उसका इंपैक्ट या आफ्टर शॉक्स पड़ेंगे आसपास इमारतों पे वाइब्रेशन की सूरत में, वो किस तरह से उसका अजाला होगा, उसके नुकसानात अगर खुदा ना खास्ता होते हैं तो अजाला किस तरह होगा, हर हवाले से बात हुई है। इस तारीखी विरसे के हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब जो कि ऑरेंज चेन के हवाले से वकील भी हैं और इस हवाले से काफी वोकल भी नजर आते हैं, हमारे इकराम उल हक साहब सीनियर तज्ज़िया निगार, और असद खरल साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर, ये क्या माइंड सेट की निशानदेही है, ये क्या है आखिरकार जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर लूप होल्स नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर और तवातुर के साथ नजर आ रहे हैं? हसन अस्करी साहब, देखिए, ये माइंडसेट के अलावा ये एक काम करने का, गवर्नेंस का एक स्टाइल है कि उसका जो आपका लीडर है वो एक फ़ैसला कर देता है और उसके बाद उसके अपने बंदे जो मुख्तलिफ रूप में इधर उधर बैठे होते हैं वो उसी के मुताबिक एक फिजिबिलिटी बना देंगे और कोई भी वो तकाज़े पूरे नहीं करेगा जो इस किस्म के अवामी प्रोजेक्ट्स के तकाज़े होते हैं कि फाइनेंशियली कितना वायबल है, आवाम को कितना फ़ायदा होगा, इसकी एनवायरमेंटल और दूसरी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसको आप नहीं देखते क्योंकि शहनशाह मुअज़्ज़म ने कह दिया है कि ये काम बनना है तो इसलिए बनना है। इसकी वजह से ये स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की बात है और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात है। तो एक तरह का एक क्लोज ग्रुप है जो इस सारे मामलात को कंट्रोल किए हुए है
और इस वजह से ये क्राइसिस जो है वो डेवलप हुआ है। असद साहब, ये नैब FIA क्या कर रही है इस वक्त? अगर सिंध में ऐसा होता है, हम तो पेपरा कवानीन देखते हैं, पंजाब में भी मुख्तलिफ केसेस नैब ने उठाए, सर पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, कॉन्ट्रैक्ट गलत दिए जाते हैं, तो नैब का काम है कि वो टेकअप करता है उन इशूज को, आगे बढ़ाता है। अगर ऐसा हुआ है इस बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट में, तो अभी तक क्यों नहीं कहीं पे मामला नजर आता हमें इस वक्त? असद साहब देखिए, नैब जो है वो इनके काम को नहीं क्वेश्चन कर सकती, पंजाब की गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकती, FIA भी नहीं कर सकती, और इसी तरह फेडरल हुकूमत को नहीं कर सकती। हाँ, कोई और हुकूमत होगी उसको वो क्वेश्चन कर लेंगी। यही तो प्रॉब्लम है कि प्रोफेशनलिज्म की जगह लॉयल्टी, प्रोफेशनलिज्म की जगह जो है एक अकरबा परवरी का एक सिलसिला ऐसा इन्होंने शुरू किया है जिसकी वजह से अदारे बेमाने हैं। नैब जो है लोगों को पकड़ता फिरता है, किसी तहसीलदार को पकड़ लेगा, किसी डायरेक्टर को पकड़ लेगा, क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं है। जिनका कनेक्शन होता है, जो साहिब हैसियत हैं, उनको हाथ नहीं डालता। लिहाजा पंजाब की हुकूमत पे नैब कुछ नहीं कर सकता। सर लाहौर के शहरी क्या कहते हैं? सर साहब, आप क्योंकि आवाम में भी जाते हैं उठते हैं, क्या कहते हैं? उनके लिए कितना खुशाइंद है ये वोट ले पाएगी PMLN की गवर्नमेंट वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरेंज लाइन ट्रेन, आपको लगता है, या फिर लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे? या इसकी कंस्ट्रक्शन में जो लोगों को तकलीफ हुई है, किसी की दुकान गिरी है, किसी के मकान गिरे हैं, किसी को उसके अजाले के तौर पर रकम भी नहीं मिली है, रुकी हुई है उनकी रकम, उस पर लोग इस वक्त सीख पाए, क्या लगता है आपको हसन रज़ी साहब? देखिए, लोग तो काफ़ी तंग है, क्योंकि मामले दरमियान में रुकने की वजह से बहुत सी सड़कें हैं, मैकलोड रोड है और बहुत सी सड़कें हैं जहां एक बुरी हालत है। ज़रा बारिश हो जाए उसके बाद तो वहां से गुजरना, वहां ज़िंदगी गुजारना जो है वो एक बहुत मुश्किल जो है वो काम हो जाता है। जहां तक वोट का ताल्लुक है, देखिए ये वोट हासिल करने के लिए ये स्ट्रेटजी है। वोट के लिए वो उनको आवाम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो लोग इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और दूसरे मुतल्लका लोग हैं, ये उस पैसे से लोगों को मोबिलाइज करेंगे, लोगों के वोट जो है डिलीवर करेंगे, इलेक्शन की कॉस्ट को कवर करेंगे। तो लिहाजा आवाम से डायरेक्ट उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है वोट का, ये इनडायरेक्ट तरीके से मौसर लोगों के ज़रिए वोट हासिल किए जाएंगे। सही है। और अज़हर सिद्दीक साहब, आपको सर अब ये जो उसके ट्रांसपेरेंसी वाले एस्पेक्ट्स हैं, उस पर कुछ होता हुआ नजर आता है? अज़हर सिद्दीक साहब, मामला वो किधर रुका हुआ है? क्योंकि ये तो तारीखी विरसे का मामला जिसको हम उठा रहे हैं, कोर्ट में इस वक्त मामला है जिसका फैसला महफूज हुआ है। व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंसी इश्यूज? अज़हर सिद्दीक साहब, उधर वो किधर खड़ा हुआ है? वो मामला क्या नैब के पास कोई करेगा टेकअप? कौन करेगा उस मामले को टेकअप? देखिए, बुनियादी तौर पर आज अदालत एक चीज़ आप शायद डॉक्टर साहब से पूछी थी आपने, वो 20 अरब रुपए के करीब टैक्स एग्जम्पशंस भी हैं। जी, आप जुल्म देखें, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया एग्जम्पशंस की, जी 20 अरब रुपए के करीब हैं टैक्स एग्जम्पशंस। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी कॉस्ट ये नेशन भुगत रही है। दूसरा, जहां तक देखिए, आज अदालत के सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामत है PC1 1 बनाना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपके सामने 10 से 11 PC1 तो ला चुका हूं। यानी आपने असल कॉस्ट तो कौम के सामने बताते नहीं है, और आपका ऑडिटर जनरल, आपका नैब तो खामोश तमाशा ही है। नैब तो इसमें बराबर की हिस्सेदार है, और FIA वगैरह बाकी आप छोड़ दें। मिसाल के तौर पर DG EPA थे, आज तक एनवायरनमेंट के हवाले से लेबॉर्ट्रीज मौजूद नहीं है, लेबॉर्ट्रीज के लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, मशीनरी आपके पास है नहीं। DG EPA को लाहौर हाई कोर्ट ने हटाया, इन्होंने किसी और जगह अकोमोडेट कर दिया, और वो DG EP चैनल्स के अंदर मेरे सामने आके इस प्रोजेक्ट को बचाने की बातें करते रहे हैं। आप देखें, ये रेगुलेटरी कैप्चर, ये क्या है? मजाक हो रहा है? DG आर्कियोलॉजी या बुनियादी तौर पर मैंने अदालत के सामने यही बात कही। मैंने कहा अगर ये इदारे काम कर रहे होते, मेरिट पे काम कर रहे होते, तो मुझे शायद अदालत में ना आना पड़ता। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने यही कहा है कि ये सिर्फ विरसे की हद तक मामला है। मेरा बाकी जो बहुत अहम केस है वो शफाफियत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने आज तक वहाँ जवाब पूरा नहीं देते हैं, इंफॉर्मेशन मांगी है वो नहीं देते हैं। मैं इंफॉर्मेशन का कानून मैंने चैलेंज कर दिया। आप इमेजिन कर लें कि तकरीबन 18 माह से मैं चीज़ें मांग रहा हूँ, इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, कॉस्ट मांग रहा हूँ, सूद का मांग रहा हूँ। एग्जिम बैंक के हवाले से कहा गया कि वो कागजात भी खुफिया हैं। भाई वो खुफिया किस बात? 2 मुल्क हैं इस वक्त,
पाकिस्तान के अंदर शरीफ बरादरान 2 ममालिक से डील ज्यादा करते हैं। सही। एक का नाम टर्की है, दूसरे का नाम चाइना। पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे ऑफशोर कंपनी के अंदर चाइना की 29,000 कंपनियां हैं। आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि वो अगर डिलीवर करना चाह रहे हैं तो ये चाइनीज गवर्नमेंट को भी सोचना अच्छा, और चाहिए। इकरामुल वो हक साहब, मेरिट की बातें सर करें। ये जो अभी बात ट्रेन अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं ना, इकरामुल हक साहब, कि ये जो मामला है कि इसको जो डॉक्यूमेंट्स या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील नहीं कर रही पंजाब हुकूमत, सर इस पर पंजाब गवर्नमेंट कहती है क्योंकि मामलात ऐसे थे और इस तरह की डिटेल्स थी जो हम इसलिए शेयर नहीं कर सके, या हमने बहुत सी चीजें तो डाली हुई हैं जो अवेलेबल हैं, जो उस पर दीगर हवालों से पब्लिक कर दिए डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमने पसे पर्दा रखी है, नहीं बताई हैं। इकराम साहब, ये क्या होता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में, या ये बड़ा अनयूजुअल है जो आप देख रहे हैं इस वक्त इसमें? कभी आपने देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बहुत से दुनिया के जो है हमने स्टडी किए हैं मॉडल, ऐसी कोई बात है नहीं है। तो एक मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक वेंचर है जिसमें एक पंजाब की गवर्नमेंट और एक चाइनीज बैंक इन्वॉल्व है। ये किसी तरह से भी सी पैक का भी मंसूबा नहीं था। ये उन्होंने जब यहाँ बात शुरू हुई थी उस वक्त उन्होंने यहाँ कहा था, बाद में टैक्सों की एग्जम्पशन लेने के लिए उन्होंने वफाकी टैक्सों का निजाम भी तबाह करके रख दिया। इसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान जो है वो वफाकी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर वो उसका नतीजा ये होगा कि और बोरिंग करेंगे तो और सूद देना पड़ेगा। ये एक मंसूबा जाहिर करता है कि हमारी पूरी रियासत के निजाम में ना कोई गुड गवर्नेंस का दूर दूर तक ताल्लुक है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी का ताल्लुक है, ना हमारे एनवायरमेंटल कोई कंसर्न है, ना हेरिटेज से हमें कुछ लेना देना है। और एंड के ऊपर जाकर जिस चीज को हम लोगों के लिए फलाह की बात कर रहे हैं वो एक लिहाज से लोगों के लिए एक एंटी पीपल मंसूबा है। क्योंकि देखिए इससे पूरा आपने रियासत का निजाम तबाह किया, अब मामला अदालतों तक पहुंचा, वहां कैसी बातें हो रही है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है। क्या इससे पहले दुनिया की किसी शहर में अपने लिए एक अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं? सर बहुत बहुत शुक्रिया, दुबई का मुल्क है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अजहर सिद्दीक साहब, हसन अस्करी साहब आपका, और इकरामुल हक साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इस ट्रेन के हवाले से जो फैसला आज महफूज हुआ